नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। गुजरात के बडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया है और उन्हें कल देर रात 11:30 बजे पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। जिग्नेश मेवानी की टीम का ये कहना है इस पर कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है और टीम के मुताबिक जिग्नेश मेवानी को असम में उनके खिलाफ दर्ज किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और अहमदाबाद लाया गया है। जिग्नेश मेवानी की टीम ने आशंका जताई है कि उन्हें असम पुलिस को सौंपा जा सकता है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। आज जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले की सुनवाई होगी और ये सुनवाई 2 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई शामिल हैं। इधर सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी जहांगीरपुरी डेमोलिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। अपनी अर्जी में वृंदा करात ने डेमोलिशन को अमानवीय, अवैध और अनैतिक बताया है और तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए अदालत से पीड़ितों के लिए मुआवजा तय करने और सरकार को तय समय में मुआवजा देने की मांग की है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने से रोकने का आदेश देते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए यहां पर कहा था। जहांगीरपुरी के उस इलाके में बुधवार को बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों की रेहड़ी पटरी से लेकर दुकानें तक तोड़ी गईं। एमसीडी के ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां पर चलते रहे। कैसे गरीब सड़कों पर इस कार्रवाई के बाद आ गए हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। अपने पिता की रेहड़ी टूट जाने के बाद ये बच्चा मलबे से पिता की मेहनत के पैसे बीन रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि बुधवार सुबह इन बुलडोजरों ने अपनी अंधाधुंध कार्रवाई से कई गरीब लोगों की रोजी रोटी मिट्टी में मिला दी है। क्या हुआ था? क्या देखा? चला दिया। लेके भी चले गए। यहाँ के जो गुल्लक थी वो गिर गई थी, यानी जो जहाँ आपकी मम्मी पैसे रखती थी धोखे में वो गिर गई थी। यहाँ पर वो खूना मिला कुछ? 1 रुपया 2 रुपये मिला था। पिछले 30 साल से मोटर मैकेनिक शानू यहाँ ठीक मस्जिद के नीचे अपना छोटा सा गैराज चलाते हैं, जिसे एमसीडी के बुलडोजरों ने मलबे में तब्दील कर दिया है। शानू का कहना है कि उनकी दुकान जब ढहाई गई तब तक सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई रोकने का आदेश आ चुका था, लेकिन बुलडोजर तब भी नहीं थमे। मैं घर पे न्यूज़ देख रहा था, मैंने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जो है ये तोड़फोड़ नहीं मचेगी। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है जब मैंने न्यूज़ पे देखा तो वो कुशल से जो है वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, तो मैंने देखा कि बुलडोज़र वहाँ आ गया। तो मैं तुरंत भागा आया। मैं जब तक आया ये पुलिस वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे थे कि मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया जाता है कि मैं गाड़ियाँ वगैरह अपनी निकाल लेता या थोड़ा सामान साइड में कर लेता। मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं दिया गया और आए और सामान उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। 55 साल के गणेश गुप्ता की भी 2 मंजिला जूस की दुकान ढहा दी गई। गणेश के मुताबिक उनकी दुकान डीडीए ने उन्हें 1977 में अलॉट की थी। गणेश अलॉटमेंट के कागज लेकर एमसीडी के अधिकारियों के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलॉटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, अब तक रह रहे हैं। जो भी आता था देखता था कागज के, हाँ जी कागज दिखाते थे। आज जो आया डोमिनेशन करने, मैं कह भी रहा हूँ कि पहले कागज देखिए, अगर अवैध है तो तोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए। जिस बिखरे सामान को उदास मन से रमन झा निहार रहे हैं, वो उनकी एक पान की गुमटी का सामान है, जिसे बुलडोजर से कुचल दिया गया। रमन पिछले 34 साल से यहाँ पान की गुमटी चला रहे हैं, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रमन महीने के 5 से 6 हजार रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब सड़क पर हैं। सामान कहाँ गया आपका? अरे सामान रेडी चकना चूर करके आपको बोला नहीं सामान हटा लेने दीजिए आपने। कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पे
हमने उल्टा 3 बार बोला हूँ सुबह से, जो हम रेडी हटा लें, बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर की नहीं है, तो हमें रोड की कबाड़ा साफ करना है। कबाड़ा तो अपने आप साफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रूटीन। जब ये रेडियां कुचली जा रही थीं, तब हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर से सवाल पूछा कि ये सरकार के बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही क्यों चलते हैं। उनका जवाब सुनिए। सैनिक फार्म में भी जाएंगे आप लोगों के बुलडोजर, जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, ये तो रेडी पटरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, गरीब हैं, ये विरोध भी नहीं करेंगे? आपका जाहिर सी बात है इलीगल है। देखो, हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है और हम भी इन लोगों का पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है और लोग अपने आप ही अतिक्रमण हटा लें ताकि हमें भी कोई एक्शन ना लें। सवाल सबसे बड़े उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर के। 3 दिन पहले यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है और ऐसे में ये ड्राइव चलाना, ये टाइमिंग कितनी उचित लगती है आपको? देखो, ऐसा है कि अभी तो हम जितनी भी पब्लिक लैंड के ऊपर जो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा था, अभी तो हम खाली वही क्लियर कर रहे हैं, तो इससे रोड भी खुलेगी और लोगों को भी खुशी का लोगों ने प्रकट किया है। किसी की दुकान टूटी तो किसी का मकान। जिनकी संपत्ति पर ये बुलडोजर चला, उनका किसी दंगे या हिंसा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कभी आपने देखा है कि अमीरों की बस्ती में बुलडोजर चले हैं या किसी नेता और मौजूदा मंत्री के घर ऐसे ढहा दिए गए हों? इस सियासत में नुकसान गरीबों का होता है। अमीर तो अपने रसूख से पैसे दे करके बच जाते हैं, पैसे लेने वाले भी यही लोग हैं। फिलहाल यहाँ पर जिनकी बिल्डिंगें, दुकानें गिराई गई हैं, वो अपने मलबे समेट रहे हैं, कुछ बचा कुचा सामान है उसे यहाँ से निकाल रहे हैं। सब नाराज़ है कि यहाँ पर वसूली भी करते हैं और आज उसी इलाके में जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई वहीं पर इनकी कार्रवाई भी हुई है, तो मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद यूपी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में भी बुलडोजर चलाया गया। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलते रहे और आरोप है कि एक खास वर्ग को यहां पर निशाना बनाया गया। बुधवार सुबह दिल्ली नगर निगम के 9 बुलडोजर और बड़ी संख्या में एमसीडी स्टाफ जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच गया। देखते ही देखते हिंसाग्रस्त इलाके में कई दुकानों और घर के बाहरी हिस्सों को अवैध बताकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। ये सब कुछ दिल्ली पुलिस के आला अफसरों और 1500 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में चल रहा था। आरोप है कि एक ही समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई शुरू की गई और वो भी बिना कोई नोटिस दिए। देखो, ऐसा है कि अभी तो हम जितनी भी पब्लिक लैंड के ऊपर जो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा था, अभी तो हम खाली वही क्लियर कर रहे हैं, तो इससे रोड भी खुलेगी और लोगों को भी खुशी का लोगों ने प्रकट किया है। मैं पूरी दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सामान खुद हटा लीजिए, अब इसके बाद उन्हीं लोगों का नंबर है। सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों के वकील दुष्यंत दवे ने बताया कि इस तरह बिना नोटिस बुलडोजर चलाना अवैध है। कोर्ट के आदेश के बावजूद तोड़फोड़ रोकी नहीं गई। मीडिया में खबर आ चुकी है। ये लोकतंत्र में गलत संदेश देता है। खास बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काफी देर तक तोड़फोड़ चलती रही। कई दुकानों और घरों के बाहर तोड़फोड़ हुई। तनाव के हालात तब बन गए जब यहाँ की जामा मस्जिद के बाहर बनी दुकानों और मस्जिद के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया। आगे मंदिर भी था, लेकिन वहां पहुंचते ही बुलडोजर के पहिए रुक गए, क्योंकि सीपीएम नेता वृंदा करात वहां पहुंच गईं और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। साजिद, इस मस्जिद को तोड़ा गया, आप यहीं थे उस समय?
मेरे सामने तोड़ा। अच्छा, क्या मस्जिद में इलीगल कंस्ट्रक्शन बाहर वो था कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन जो दुकानों के ऊपर छप्पर थे वो थे, जो अगर थोड़ा बहुत भी था तो कुछ इंटीमेशन तो देना चाहिए। इतने सारे गेट लगे हुए थे, लाखों रुपए का नुकसान कर दिया इन्होंने। ना कोई इंटीमेशन, बाहर उठ के आए तो देखा फोर्स खड़ी है, बुलडोजर खड़े। फिर 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद भी इन्होंने देखा हमारा रोल खत्म हो गया तो दोबारा आके मस्जिद पर अटैक कर दिया कि इसको तो तोड़ ही जाए, जो बदला लेना था ले लिया। इसके बाद पुलिस ने भी कहा कि हमें आदेश मिल गया है और हमने कार्रवाई रोक दी है। 12 बजे आखिरकार तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे तक पहुंच गया है। हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। जो आदेश आया है, जो इंडिकेशन उसके हिसाब से सिविक एजेंसीज का भी है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। अगर किसी इलाके में अवैध निर्माण सालों से फल फूल रहा हो तो क्या बिना पुलिस, एमसीडी और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत के हो सकता है? क्या कभी उन अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? सवाल ये भी है कि अगर अवैध निर्माण था तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए? एमसीडी की इस अंधाधुंध कार्रवाई में करीब 15 दुकानें, 10 से ज्यादा घर, कई रेहड़ी और एक मस्जिद के बाहर तोड़फोड़ हुई। ये पहला मौका है जब किसी हिंसा के तुरंत बाद एमसीडी के लोगों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी हो और मांगने पर दिल्ली पुलिस ने उसे उम्मीद से ज़्यादा पुलिस बल दिया और ये कार्रवाई तेज़ी से हुई। लेकिन एमसीडी की कार्रवाई पर तब ब्रेक लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने का आदेश दिया। लेकिन आरोप यह है कि एक समुदाय को निशाना बनाकर एक संदेश देने की कोशिश ज़रूर की गई। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पर आमने सामने हैं। बीजेपी ने साफ किया कि खासकर रोहिंग्या बसावट वाले इलाके में निगम का बुलडोजर चलता रहेगा। बीजेपी का आरोप है कि रोहिंग्याओं को आम आदमी पार्टी ने बसाया, जबकि आपका कहना है कि एमसीडी जब बीजेपी के पास है तो उसने अवैध कब्जे क्यों नहीं रोके? धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या और अवैध निर्माण के मसले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जहांगीरपुरी से शुरू हुआ कब्जा हटाने का सिलसिला अब थमने वाला नहीं दिखता। आने वाले वक्त में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बसे रोहिंग्याओं को लेकर निगम अभियान जारी रखने के मूड में है। आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट हटाना है और खासतौर से ऐसे इलाके जहां पर अवैध धंधे चलते हो, जहां नशाखोरी होती हो, जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनको सरपरस्ती केजरीवाल सरकार ने दे रखी, उनको फ्री में पानी, बिजली और राशन देकर, वहां पर यह कार्रवाई बहुत जरूरी है जिसको निगम आगे करेगा। उधर आम आदमी पार्टी ने अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि दिल्ली नगर निगम पर 15 साल से बीजेपी काबिज है। रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को बीजेपी के लोगों ने ही अंजाम दिया। भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कार्रवाई का बुलडोजर फिलहाल रुकने वाला नहीं, पर सही मंशा की जगह ऐसे इलाकों पर राजनीति के बादल मंडराने लगे हैं जहां किसी का नफा है तो किसी का नुकसान। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए जो बैठकें हैं वो जारी हैं और लगातार कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही है कि आगे की रणनीति उसके लिए क्या होगी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के निवास पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में बैठकें हुई, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। 10 जनपद पर
कांग्रेस के आला नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। लगातार 3 दिन सोनिया गांधी के घर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। बुधवार की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर। हाल में 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस को लगने लगा है कि प्रशांत किशोर ही उनकी नैया पार कराने में मदद कर सकते हैं। अगले साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। इन्हीं दोनों राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार बची है। हार के डर से कांग्रेस अपने आप को हर लिहाज से चाक चौबंद करने में जुटी है। कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, कांग्रेस को चुनावी मामलों में और खास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और मुस्तैद, चुस्त, दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। प्रशांत किशोर ने पार्टी की जीत को लेकर मीटिंग में प्रेजेंटेशन भी दिया है। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर का रणनीति कांग्रेस की डूबती नैया को बचा पाता है या नहीं। यह बात सच है कि पीके की रणनीति से बीजेपी, टीएमसी, आप और जदयू जैसी कई पार्टियों को चुनाव में जबरदस्त सफलता हाथ मिली है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का पीके के साथ यह गठजोड़ सफलता की नई इबारत लिखता है या फिर उनके लिए सेल्फ गोल साबित होता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1009 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और 1 मरीज की यहां पर मौत हुई है। 10 फरवरी के बाद एक दिन में नए मामलों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। 10 फरवरी को कोरोना के 1104 मामले आए थे और संक्रमण दर 5.7% हो गई है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 2500 के पार हो गई है, जो कि 18 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। 18 फरवरी को दिल्ली में 2775 सक्रिय मरीज थे। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में रूसी हमले में काफी तबाही मची है। राजधानी कीव के बाद चेर्निहिव ही ऐसा इलाका है जहां से सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं। रूसी हमले में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की मौत हुई है और साथ ही यहां का स्टेडियम भी तहस नहस हो गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर का स्टेडियम, खेल के इस मैदान को भी रूस ने जंग का मैदान बना दिया। रूस की तरफ से जो बम गोले दागे गए, उसकी वजह से जो मैदान के बीचों बीच जो है वो तकरीबन 15 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है। और इसी हमले में जो यहाँ स्टेडियम के जो स्टैंड है वो इस तरह से नेस्तनाबूद नजर आता है, जहाँ अब मलबों को हटाने का जो काम है वो चल रहा है। इस स्टेडियम की खासियत ये है कि यहाँ पे न सिर्फ फुटबॉल का ग्राउंड है बल्कि रेसिंग ट्रैक भी है यहाँ पर, जिस पर दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं जो है और जो प्रैक्टिस है वो होता रहा। ये इलाका चेर्निहिव का ये कहा जाता है कि इस इलाके से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो आते हैं यूक्रेन के। एक तो कीव का इलाका है जो कि राजधानी है, उस इलाके से ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं, और दूसरा इलाका ये है जो कि चेर्निहिव का इलाका है और यहाँ बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं वो आते थे। और इसलिए इस स्टेडियम का ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि ये सब उनके लिए एक प्रैक्टिस की जगह रही है, प्रतियोगिता की जगह रही है। ये भी कहा जाता है कि जो 700 लोगों की मौत इस शहर में हुई रूसी आक्रमण की वजह से, उसमें एक अच्छी खासी तादाद खिलाड़ियों की भी है। कई खिलाड़ियों की जान जो है वो अलग अलग हमलों में, अलग अलग इलाकों में हमलों की वजह से चली गई। तो ये जो स्टेडियम है इसकी हालत क्यों हुई ऐसी, ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो एक सिविल इलाका है, एक नागरिक ठिकाना है। यहाँ से कोई सैन्य गतिविधि नहीं हो रही थी जैसा कि यूक्रेन का कहना है, फिर भी इस इलाके को निशाना बनाया रूस ने। अहम बात यह है कि जो बेलारूस का जो बॉर्डर है
वो यहाँ से इस शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो पहला थ्रस्ट, जो हमले का जो पहला जो झटका है, वो इस शहर को उठाना पड़ा, क्योंकि पूरे असलहों और पूरी तैयारी के साथ जो रूसी सेना है वो जब आगे बढ़ी बेलारूस बॉर्डर से, तो ये शहर सबसे पहले उसके निशाने पर आया, जहां उसने तकरीबन 40 दिनों तक अलग अलग इलाके को घेरे रखा और कुछ इलाकों को अपने कब्जे में रखा। शहर में बहुत सारे ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जहां पे भारी नुकसान हुआ है, और वहां से तकरीबन लाखों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ से वो माइग्रेट होकर चले गए हैं, पलायन होकर चले गए हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने शरण जो है वो ली है। तो एक काफ़ी नुकसान इस शहर को, हालांकि इस शहर से सेना आगे ना बढ़े रूस की, इस वजह से कई सारे पुलों को खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया, ताकि टैंकों का जो मूवमेंट है, बख्तरबंद गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाए, और जो रसद और जो असलहे लेकर रूस की सेना आई थी उसमें एक तरह से रुकावट पैदा हो, और अपनी इस रणनीति में जो यूक्रेन की सेना है वो कामयाब हुई। रूस की सेना को इस शहर और इस इलाके से लौटना पड़ा है। हालांकि जिस तरीके से बेलारूस बॉर्डर से इस इलाके की नज़दीकी है, हमले का खतरा हर वक्त बरकरार रहता है। और जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था वो आपको नीचे से दिखाता हूँ कि किस तरह से तकरीबन 15 फीट जो गहरा गड्ढा है वो बॉम्ब शेल की वजह से ये हुआ है, और किस तरीके से ये जो पूरा जो स्टैंड है वो मलबे में तब्दील हो गया है। तो ये एक निशानी, एक नमूना कि रूस के हमले की जो गंभीरता और जो मारक क्षमता है वो क्या रही। यहाँ फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ इस जगह को फिर से शेप में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगेगा, और इस बीच जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि फिर से जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने मनोबल से फिर से दोबारा से उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस स्टेडियम के इन मलबों की तस्वीरों के साथ, और यहाँ जिस तरीके से इसे फिर से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, शुरुआत हुई, अभी लंबा वक्त लगेगा, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। उमाशंकर सिंह, चेन्नई शहर से, NDTV इंडिया के लिए। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत पहुंच गए हैं। भारत के अपने 2 दिन के दौरे के लिए अब से कुछ देर पहले वो भारत पहुंचे हैं, और यहां पर सबसे पहले आज अहमदाबाद में उनका कार्यक्रम है, जहां पर कई बिजनेस डील का ऐलान होने की उम्मीद है। कई सारे कार्यक्रम में उनको शिरकत यहां पर करनी है गुजरात के अहमदाबाद में। और आपको बता दें कि गुजरात जाने वाले वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले उनका ये दौरा जो है वो होना था भारत का, लेकिन कोरोना की वजह से इसको जो है उस वक्त ये नहीं मुमकिन हो पाया। तो अब भारत के दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं। इस काफिले को आप देख सकते हैं, जहां पर पहले आज गुजरात के अहमदाबाद में उनके कार्यक्रम हैं, उसके बाद कल दिल्ली में वो होंगे, जहां पर PM मोदी से उनकी मुलाकात होनी है और द्विपक्षीय बातचीत यहां पर होनी है। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं जया कौशिक। खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले की सुनवाई होगी। ये सुनवाई 2 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई शामिल हैं। आपको बता दें, इधर CPM की नेता वृंदा करात भी जहांगीरपुरी डेमोलिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी अर्जी दाखिल कर दी है। अपनी इस याचिका में वृंदा करात ने डेमोलिशन को अमानवीय, अवैध और अनैतिक बताया है, और तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए अदालत से पीड़ितों के लिए मुआवजा तय करने और सरकार को तय समय में मुआवजा देने की मांग इसमें की है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने से रोकने का आदेश देते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 1.5 घंटे बाद तक वहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलते रहे। और वहीं जहांगीरपुर इलाके में आज सुबह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचे और कहा कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो गलत है, जुल्म है। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी और BJP दोनों को निशाने पर लिया। बीजेपी का और आप सरकार का है
और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आशीष भार्गव भी हमारे साथ है। सौरभ, पहले आपके पास आएंगे। आप जो तस्वीरों में मुझे दिख रहा है, शायद आप जहांगीरपुरी पहुंच चुके हैं। किस तरह की तस्वीरें आज दिख रही हैं? कल हमने देखा था डेमोलिशन ड्राइव हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद घंटे भर तक वो अभियान चलता रहा था। आप वहां की तस्वीरें दिखाएं और वहां का हाल बयां करें। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो मीडिया है उसको भी बिल्कुल कल शाम से ही बिल्कुल अलग कर दिया गया। जो तमाम जिन लोगों के पर बुलडोजर चले थे उनको भी मना कर दिया गया है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये रेडियाँ वेडियाँ टूटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, सामान उन्होंने समेटा है। और देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, RAF है, आपको नजर आ रही होंगी, दिल्ली पुलिस के जवान तो हैं ही हैं। तो आज भी जो है सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। कारण उसका क्या है, कल असादुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुँच गए थे पीछे के रास्ते से और दिल्ली पुलिस उनको रोक नहीं पाई। आज कांग्रेस नाना है अजय में, तो यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई न्यूसेंस ना हो जाए। और देखिए आसपास जितना भी एक बार नजर डालेंगे, सारी दुकानें बंद हैं और गलियों को बंद किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जिनके काम प्रभावित हो रहे हैं, वो काफ़ी तकलीफ में। उनका कहना है कि पुलिस डिप्लॉयमेंट की वजह से जो वो काम धंधे पर जाते हैं या उनकी दुकानें हैं वो खुल नहीं पा रही हैं। और ये लगभग पूरे इलाके में यही हालात हैं। आप देखिए ये 360 डिग्री तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सिर्फ खाकी वर्दी नजर आएगी, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और बंद दुकानें नजर आएंगी। तो फिलहाल आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है। और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलते रहे, हम लोग लगातार पूछते रहे मेयर से कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, ये क्यों डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। उन्होंने बोला अभी ऑर्डर हमने देखा नहीं है। और जब बृंदा करात आखिर में आई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लगभग 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। जब बृंदा करात आई उसके बाद जाके बुलडोजर रुके हैं। तो फिलहाल आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं और देश भर के लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट में हैं, वही तय करेगा कि यहाँ से डिप्लॉयमेंट कब हटेगा। अगर डिमोलिशन होना है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहेगा, और अगर रोक लगती है तो धीरे धीरे यहाँ स्थिति सामान्य होगी। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें। आशीष भी इस वक्त जुड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है उस पर उनकी नजर होगी। आशीष, आज जो सुनवाई है वो उस याचिका पे टोटलिटी में है, शायद आप जरा उस पर रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हो रहे डेमोलिशन को लेकर एक जमीयत उलमा हिंद ने याचिका दाखिल की थी। जी देखिए, उसी में एप्लीकेशन है, दोनों मामलों की सुनवाई है। क्योंकि जहांगीरपुरी का मामला जो है वो क्योंकि MCD जो कह रही है वो कह रही है कि इंक्रोचमेंट वो हटा रही है, अवैध कब्जे वो हटा रही है। तो यहाँ पर बुलडोजर वही है, सरकार वही है, सोच वही है, फर्क सिर्फ बताने का है कि प्रक्रिया भी वही है, कमोबेश के बिना किसी प्रक्रिया के तोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर दंगे हो गए, उससे पहले इंक्रोचमेंट किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीजों पर सुनवाई है, क्योंकि जब आप किसी चीज को बड़े पैमाने पर ले जाते हैं तो उसमें वक्त लगता है। सुप्रीम कोर्ट अचानक एक दिन में फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट एक दिन में क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एक दिन में मरहम लगा सकता है किसी जख्म पर, ताकि आगे उसको चोट ना पहुंचे, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने किया। बुलडोजरों पर ब्रेक लगाए और वो ब्रेक लगते लगते 1.5 घंटा खींच दिया प्रशासन ने। लेकिन ये काफी अहम बात है ऐसे मोड़ पर, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत आदेश देती है, उसे बावजूद बुलडोजर नहीं रुकता। और फिर सबसे बड़ी अदालत के मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेक्रेटरी जनरल को कहना पड़ता है कि आप इसकी जानकारी अफसरों को दे दीजिए। तो ये एक गंभीर स्थिति है ऐसे मामले में। आप बहुत अहम बात बता रहे हैं, और जैसा कि सौरभ शुक्ला ने भी बताया, क्योंकि वो ग्राउंड पर वहां मौजूद थे, 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी एक तरीके से अवहेलना का मामला यहाँ नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट के अपमान का। क्या पहले आपने अभी तक किसी केस में ऐसा देखा है कि कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हो और उसको लागू होने में इतना वक्त लगा हो? ये देखिए, सरकार अपने हिसाब से प्रक्रियाएं तय करती है ऐसे मामलों में, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है कि आदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकारी मामला और कोर्ट हमेशा आदेशों पर चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट पर चलता है, सर्टिफाइड कॉपी पर चलता है। लेकिन एक नैतिकता कोई चीज होती है, एक सोच कोई चीज होती है कि जब एक अदालत
ने एक फैसला दे दिया और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने, तो उसके बाद अपने आप ये कर देना चाहिए। हमने मुनव्वर फारूकी के केस में देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में इंदौर में रिहा करते करते 2 दिन लग गए क्योंकि आदेश की कॉपी नहीं पहुंची थी। तो ये एक गंभीर स्थिति है और बताया गया वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज को फोन करना पड़ा जेल में कि आदेश सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, आप इनको रिहा कर दीजिए। तो एक गंभीर स्थिति है जहां पर एक प्रक्रिया के बहाने, एक कागज के बहाने आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को पीड़ित करते हैं, किसी को दुखी करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम तो इंक्रोचमेंट हटा रहे थे और पूरी दिल्ली में हटाएंगे। लेकिन सबको याद रखना होगा कि इंक्रोचमेंट हटाने के बहुत सारे आदेश बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम अदालतें दे चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों सरकारों को, क्यों प्रशासन को लगता है कि जब कोई घटना हो जाए तभी उनको लगता है कि वहां पर इंक्रोचमेंट है? क्यों इंक्रोचमेंट उनको बाकी दिनों में दिखाई नहीं देती? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन को, एमसीडी को, ये सबको देने पड़ेंगे। सौरभ और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप तक वापस लौटेंगे जब ये सुनवाई शुरू होती है और सौरभ आपसे भी वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिनका सब कुछ उजड़ गया उनकी जिंदगी कैसे और कहां तक पहुंची है। तो जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों की रेहड़ी पटरियों से लेकर उनकी दुकानें तक तोड़ दी गई, आशियाने उजाड़ दिए गए। और यही नहीं है, एमसीडी के ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी करीब 1.5 घंटे तक चलते रहे। आपको दिखाते हैं कि कैसे सैकड़ों गरीब लोग सड़क पर आ गए। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने पिता की रेहड़ी टूट जाने के बाद ये बच्चा मलबे से पिता की मेहनत के पैसे बीन रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि बुधवार सुबह इन बुलडोजरों ने अपनी अंधाधुंध कार्रवाई से कई गरीब लोगों की रोजी रोटी मिट्टी में मिला दी है। क्या हुआ था? क्या देखा? चला दिया, लेके भी चले गए। यहाँ पे जो गुल्लक थी वो गिर गई थी, यानी जो जहाँ आपकी मम्मी पैसे रखती थी धोखे में वो गिर गई थी। यहाँ पर वो खूना मिला कुछ? 1 रुपया 2 रुपये मिला था। पिछले 30 साल से मोटर मैकेनिक शानू यहाँ ठीक मस्जिद के नीचे अपना छोटा सा गैराज चलाते हैं, जिसे एमसीडी के बुलडोजरों ने मलबे में तब्दील कर दिया है। शानू का कहना है कि उनकी दुकान जब ढहाई गई तब तक सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई रोकने का आदेश आ चुका था, लेकिन बुलडोजर तब भी नहीं थमे। मैं घर पे न्यूज़ देख रहा था, मैंने देखा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जो है ये तोड़फोड़ नहीं मचेगी। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है जब मैंने न्यूज़ पे देखा तो वो कुशल से जो है वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, तो मैंने देखा कि बुलडोज़र वहाँ आ गया। तो मैं तुरंत भागा आया। मैं जब तक आया ये पुलिस वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे थे कि मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया जाता है कि मैं गाड़ियाँ वगैरह अपनी निकाल लेता या थोड़ा सामान साइड में कर लेता। मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं दिया गया और आए और सामान उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। 55 साल के गणेश गुप्ता की भी 2 मंजिला जूस की दुकान ढहा दी गई। गणेश के मुताबिक उनकी दुकान डीडीए ने उन्हें 1977 में अलॉट की थी। गणेश अलॉटमेंट के कागज लेकर एमसीडी के अधिकारियों के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलॉटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, अब तक रह रहे हैं। जो भी आता था देखता था कागज के, हाँ जी कागज दिखाते थे। आज जो आया डोमिनेशन करने, मैं कह भी रहा हूँ कि पहले कागज देखिए, अगर अवैध है तो तोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए। जिस बिखरे सामान को उदास मन से रमन झा निहार रहे हैं, वो उनकी एक पान की गुमटी का सामान है, जिसे बुलडोजर से कुचल दिया गया। रमन पिछले 34 साल से यहाँ पान की गुमटी चला रहे हैं, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रमन महीने के 5 से 6 हजार रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब सड़क पर हैं। सामान कहाँ गया आपका?
अरे सामान रेडी चकना चूर करके आपको बोला नहीं सामान हटा लेने दीजिए आपने। कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पे हमने उल्टा 3 बार बोला हूँ सुबह से, जो हम रेडी हटा लें, बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर की नहीं है, तो हमें रोड की कबाड़ा साफ करना है। कबाड़ा तो अपने आप साफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रूटीन। जब ये रेडियां कुचली जा रही थीं, तब हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर से सवाल पूछा कि ये सरकार के बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही क्यों चलते हैं। उनका जवाब सुनिए। सैनिक फार्म में भी जाएंगे आप लोगों के बुलडोजर, जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, ये तो रेडी पटरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, गरीब हैं, ये विरोध भी नहीं करेंगे। आपका जाहिर सी बात है इलीगल है। देखो, हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है और हम भी इन लोगों का पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है और लोग अपने आप ही यदि कदम हटा लें ताकि हमें भी कोई एक्शन ना लें। सवाल सबसे बड़े उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर के। 3 दिन पहले यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है और ऐसे में ये ड्राइव चलाना, ये टाइमिंग कितनी उचित लगती है आपको? देखो, ऐसा है कि अभी तो हम जितनी भी पब्लिक लैंड के ऊपर जो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा था, अभी तो हम खाली वही क्लियर कर रहे हैं, तो इससे रोड भी खुलेगी और लोगों को भी खुशी का लोगों ने प्रकट किया है। किसी की दुकान टूटी तो किसी का मकान। जिनकी संपत्ति पर ये बुलडोजर चला, उनका किसी दंगे या हिंसा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कभी आपने देखा है कि अमीरों की बस्ती में बुलडोजर चले हैं या किसी नेता और मौजूदा मंत्री के घर ऐसे ढहा दिए गए? सियासत में नुकसान गरीबों का होता है। अमीर तो अपने रसूख से पैसे दे करके बच जाते हैं, पैसे लेने वाले भी यही लोग हैं। फिलहाल यहाँ पर जिनकी बिल्डिंगें, दुकानें गिराई गई हैं, वो अपने मलबे समेट रहे हैं। कुछ बचा कुचा सामान है, उसे यहाँ से निकाल रहे हैं। सब नाराज़ है कि यहाँ पर वसूली भी करते हैं और आज उसी इलाके में जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहीं पर इनकी कार्रवाई भी हुई है, तो मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिनों के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां कई बिजनेस डील के ऐलान की उम्मीद है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बोरिस जॉनसन जब पहुंचे हैं। वो कई कार्यक्रम में वहां हिस्सा लेंगे। गुजरात जाने वाले वो ब्रिटेन के पहले पीएम हैं। 22 तारीख को जॉनसन दिल्ली में होंगे, जहां पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक फोकस निवेश और आर्थिक समझौतों पर होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन का भी मुद्दा उठेगा, लेकिन भारत और ब्रिटेन इस पर कोई जो है इस देखना होगा कि किस तरह की बातचीत उनके बीच होती है। भारत अपने नागरिकों को वीजा की सुविधा विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराध करने वालों के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी यहां पर उठा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही। अपने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने 2022-23 के दौरान भारत की विकास दर पहले से अनुमानित 9% से घटाकर 8.2% कर दी है। आपको यह भी बता दें कि बुधवार को कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। इससे देश में और महंगाई बढ़ने का अंदेशा भी बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगी पाबंदियों का साया भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी की अनुमानित विकास दर को 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को भी घटाकर 3.6% कर दिया है। रिपोर्ट में इसके लिए युद्ध और रूस पर प्रतिबंधों को मुख्य वजह बताया गया है। वॉशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि महंगा होता कच्चा तेल और दूसरी कमोडिटीज एक बड़ी चुनौती बन गई है। There are global challenges even today, whether it's the crude price, whether it is the prices of all the commodities which have gone skyrocketing. These will have an impact on all economies. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की इंडियन बास्केट और महंगी होती जा रही है। बुधवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जारी
ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 अप्रैल को इंडियन बास्केट की कीमत $97.82 प्रति बैरल थी, जो 19 अप्रैल को बढ़कर $107.92 प्रति बैरल पर पहुंच गई। पिछले 9 दिनों में कच्चा तेल $10.1 प्रति बैरल तक महंगा हुआ है, यानी 10.32% महंगा। महंगे होते कच्चे तेल की वजह से देश में महंगाई और बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। India's inflation today is at about 6.9 last month. Our tolerance band is only 4% plus or minus 2% to it. So we could go up to 6. We've breached the 6, but we've not really breached it so badly. Of course, the price burden is on the common man. We are trying to relieve him of that stress. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से पहले महंगाई और अब भारत के आर्थिक विकास दर पर इसके असर को लेकर आशंका बढ़ती जा रही है। जाहिर है, आर्थिक मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौती बड़ी हो रही है और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार को बड़े स्तर पर जल्दी हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, STV। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1009 नए सामने आए हैं केस और एक मरीज की मौत हुई है। 10 फरवरी के बाद एक दिन में नए मामलों की ये सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। 10 फरवरी को कोरोना के 1104 मामले आए थे। संक्रमण दर की बात करें तो 5.7% हो गई है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 2500 के पार पहुंच गई है, जो कि 18 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। 18 फरवरी को दिल्ली में 2775 सक्रिय मरीज थे। गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया है। उन्हें कल देर रात 11:30 बजे पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। जिग्नेश मेवानी की टीम का कहना है कि उन्हें FIR की कॉपी नहीं दी गई। टीम के मुताबिक जिग्नेश मेवानी को असम में उनके खिलाफ दर्ज किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और अहमदाबाद लाया गया है। जिग्नेश मेवानी की टीम ने आशंका जताई है कि उन्हें असम पुलिस को सौंपा जा सकता है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 16 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वालों को करीब 6 महीने से उनकी मजदूरी नहीं मिली है, जिससे वो खुद भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। मिड डे मील बनाने वाली इन महिलाओं को क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही, इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। हापुड़ के शिवगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में 60 साल की गीता शर्मा बच्चों के लिए मिड डे मील बनाती हैं। इसके एवज में उनको हर महीने महज 1500 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये मानदेय भी 7 महीने से नहीं आया है। परेशानी सैलरी नहीं मिली, 2 महीने हो गए हैं। बताओ बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्या गर्मी में आते हैं जाते हैं, बहुत परेशानी है। 1500 रुपए देते हैं, उन्हें भी 8, 9, 10 महीने हो जाते हैं। गीता शर्मा अकेली नहीं है, मोहसिना भी अपने घर चलाने के लिए सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाती हैं, लेकिन इनका भी मानदेय नहीं मिला है, जबकि इनके पति बीमार पड़े हैं। हमें यहाँ 7 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो आदमी है मेरा बीमार, 8 साल से मेरा आदमी घर बैठ बैठा। बहुत परेशानी आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है हमें। कितनी सैलरी आपको मिल रही है महीने? 1500 रुपए मिलते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी हमें टाइम पे भी नहीं मिल रहे हैं। शिवगढ़ी के इस स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए पहले 5 सहायिका थीं, लेकिन पैसा न मिलने से 2 ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से अब स्कूल की टीचर्स भी खाना बनाकर बच्चों को खिला रही हैं। 2 रसोइयों का पैसा मेरा अप्रैल से लेके अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से खाना बनाने के लिए वो आनाकानी करती रही कि पैसा नहीं आएगा तो हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद खाना बनाने की परेशानी को देखते हुए मैं और शिक्षा मित्र और एक मधु मैम, हम लोगों ने मिलके बच्चों को खाना बना के खिलाया, पढ़ाते भी थे और बच्चों को खाना भी बना के खिलाते थे। मिड डे मील बनाने वालों को 6-6 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? इस बारे में जब हमने उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा सचिव अनामिका सिंह से बात की, तो हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल मानदेय भुगतान करने में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण राज्य के 15 से 16 जिलों में रसोइयों को भुगतान करने में तकनीकी कारणों के चलते विलंब हो रहा है।
चूंकि ये सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराती इन गरीब महिला सहायकों की ना तो कोई ताकतवर यूनियन है, ना ही ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही इनकी ऊंचे अफसरों तक पहुंच है। यही वजह है कि ये दूसरों के बच्चों को भोजन तो मुहैया कराती हैं, लेकिन इनका खुद का परिवार आजकल आर्थिक तंगहाली से घिरा हुआ है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।